अमेरिका के मैरीलैंड में पेट्रोल पंप पर कारों की कतार लगी थी। सभी तेल भरवाने को बेचैन थे। इन्हीं बेचैन लोगों में एक शादीशुदा जोड़ा भी था। थोड़ी देर पहले उनकी शादी हुई थी। प्लान था कहीं दूर हनीमून पर चला जाए, लेकिन अब यह प्लानिंग फेल होती दिख रही थी। वजह उनकी कार का खाली टैंक। पूरे अमेरिका पर नियम लागू था, आप एक बार में सिर्फ 2 से 5 गैलन तेल ले सकते थे, यानी 7.5 से 19 लीटर। दुल्हन और दूल्हा विनती कर रहे थे कि आज हमारी शादी है, हमें थोड़ा ज्यादा तेल दे दो ताकि हम शहर से बाहर निकल सकें। लेकिन पीछे खड़ी भीड़ चिल्ला रही थी कि नियम सबके लिए बराबर है, चाहे शादी हो या मातम। आखिरकार उनका प्लान कैंसिल हुआ। वो अकेले नहीं थे जो मायूस थे। उस साल पूरे अमेरिका में यही कुछ चल रहा था। क्या आप ऐसे अमेरिका की कल्पना कर सकते हैं जहां तेल की राशनी होती हो, संडे को पेट्रोल पंप बंद रहते हों, पेट्रोल पंपों पर 3 तरह की लाइट्स हों? ग्रीन है तो तेल भरपूर है, सबको मिलेगा, येलो है तो राशनिंग से मिलेगा, और रेड है तो तेल खत्म, अब घर जाओ। उस अमेरिका में सब पर नियम लागू था कि कार 88 किलोमीटर प्रति घंटे से तेज नहीं चलाई जाएगी, क्योंकि चलाई तो तेल ज्यादा फूकेगा। दिन में लाइट नहीं जला सकते क्योंकि वो भी तेल से मिलते थे। लास वेगस की नियॉन लाइट्स और न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर के बिलबोर्ड्स बंद रहेंगे, क्योंकि तेल नहीं है तो बचत करो। ये समझ लीजिए कि उस दौर में अमेरिका करीब करीब अंधेरे में डूबा रहता था, क्योंकि वो तेल खरीदना तो चाहता था मगर कोई उसे बेच नहीं रहा था। लेकिन इस अंधेरे के पीछे एक ऐसी सीक्रेट डील पक रही थी जिसने अगले 50 सालों के लिए दुनिया की किस्मत लिख दी। एक ऐसी कहानी जहां खून से सस्ता तेल था और कागज के एक टुकड़े यानी डॉलर ने पूरी दुनिया को अपना गुलाम बना लिया। ये बात पेट्रो डॉलर समझौते से ठीक 1 साल पहले की है। 6 अक्टूबर 1973 को इजिप्ट और सीरिया ने इजराइल पर हमला बोल दिया। वो दिन यहूदियों का सबसे पवित्र दिन यौम किपुर था। मकसद था इजराइल से वो जमीनें वापस लेना जो उसने 6 साल पहले महज 6 दिनों के युद्ध में इजिप्ट, सीरिया और जॉर्डन को हराकर जीत ली थी। इजराइल ने तुरंत अमेरिका की मदद मांगी और अमेरिका आगे आया भी। उस वक्त रिचर्ड निक्सन यूएस प्रेसिडेंट थे और उनके विदेश मंत्री थे चर्चित डिप्लोमेट हेनरी किसिंजर। अमेरिका के जंग में कूदने से अरब मुल्क बहुत नाराज हो गए। वो अमेरिकी धरती पर हमला तो कर नहीं सकते थे, तो उन्होंने चाल चली, अमेरिका पर ऑयल एम्बार्गो लगा दिया। बताइए, दुनिया पर सैंक्शंस लगाने वाले अमेरिका पर उन दिनों सैंक्शन लग सकता था। तय हो गया कि इजराइल को मदद देने वाले अमेरिका और उसके दोस्तों को तेल नहीं बेचा जाएगा। रातों रात पेट्रोल की कीमतें 400% बढ़ गईं। अमेरिका में पेट्रोल पंप्स पर मीलों लंबी लाइन लग गई। लोग बंदूकों के साथ पेट्रोल की रखवाली करते थे। कोई पेट्रोल चुरा ना ले, इसलिए रात भर अपने कुत्तों को कार से बांध के रखते। हालात इतने बुरे थे कि निक्सन को बार बार टीवी पर आकर अमेरिकन्स को बिजली बचाने की सलाह देनी पड़ी। उस साल क्रिसमस की लाइट्स तक बुझा दी गईं। I indicated that the sudden cutoff of oil from the Middle East had turned the serious energy shortages we expected this winter into a major energy crisis. निक्सन बुरी तरह प्रेशर में थे। ना वो इजराइल को सपोर्ट करना छोड़ सकते थे और ना अरब को ऑयल सप्लाई के लिए मना पा रहे थे। ऐसे में कई आइडिया सोचे गए। एक था सऊदी अरब के तेल कुओं पर कब्जा कर लिया जाए। हेनरी किसिंजर ने बात एक इंटरव्यू में बोली भी थी, भले थोड़ा सा इनडायरेक्टली। ब्रिटिश नेशनल आर्काइव्स के डिक्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स पुष्टि करते हैं कि ब्रिटेन को डर था कि बौखलाया हुआ अमेरिका अरब देशों पर हमला कर सकता है। दूसरा प्लान था अमेरिका में एक पाइपलाइन बिछाया जाए। एक्चुअली अलास्का में तेल मिलने की बात अमेरिकन्स जानते थे, लेकिन 1973 तक वहां से तेल निकालना और लाना नामुमकिन था। तेल संकट गहराते ही फटाफट ट्रांस अलास्का पाइपलाइन ऑथराइजेशन एक्ट पर साइन हो गए। कांग्रेस भी राजी हो गई और 1300 किलोमीटर की पाइपलाइन बिछनी शुरू हो गई, जिसे -50 डिग्री सेल्सियस तापमान में तेल सप्लाई करनी थी, और अगर भूकंप आ गया तो भी से इंटैक्ट रहना था। अमेरिकियों की नेशनल ईगो का सवाल था वो। इसके लिए भारी भरकम स्टील पाइप जापान से जहाजों में भर भर के लाए गए और 70,000 मजदूरों ने रात दिन एक करके ये लाइन बिछाई। तीसरा प्लान भी था इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी IEA बनाना, यानी बेचने वाले संगठन ओपेक के सामने खरीदने वालों का भी एक ताकतवर संगठन हो। कुल मिलाकर सब कुछ सोचा गया।
इस तेल संकट को खत्म करने के लिए। लेकिन संकट जिस डील से खत्म हुआ, आज संदर्भ में बात उसी की। इस डील की कहानी को समझेंगे तो यह भी सुलझेगा कि अमेरिका और उसके डॉलर्स का दबदबा दुनिया पर क्यों बना हुआ है, और यह भी कि चाहते ना चाहते आपकी हमारी जिंदगी इस डील से कितनी ज्यादा जुड़ी है। नमस्कार, मैं हूं नितिन ठाकुर और यह है हमारा एक्सप्लेनर शो संदर्भ। रूस यूक्रेन की जंग हो, इजराइल अमेरिका ईरान भिड़े या मिडिल ईस्ट का तापमान बढ़ जाए, जेब हमारी ढीली हो जाती है। आपने गौर किया होगा, गोल्ड हजारों की पैदल यात्रा छोड़कर लाखों के आसमान में उड़ान भर रहा है। रुपया कमजोर होते होते डॉलर के सामने 90 पार हो गया है। शेयर बाजार उतार चढ़ाव का झूला झूल रहे हैं। आप कह सकते हैं कि भाई ना तो मुझे रोज गहने बनवाने हैं, ना मैं ले रहा हूं शेयर्स, और ना जाना मुझे अमेरिका, तो दुनिया भर के पंगे मेरा बजट क्यों खराब करते हैं? एक्चुअली इसका जवाब है एक वर्ड में, कच्चा तेल, क्रूड ऑयल। कच्चे तेल का रोल आपकी कार के पहिए घुमाने में ही नहीं है, इकोनॉमी के चक्के चलाने में भी है। प्लास्टिक से लेकर खाद्य तक रोजमर्रा की जिंदगी में काम आने वाले करीब 6000 प्रोडक्ट्स क्रूड ऑयल की मदद से बनते हैं। तभी तो क्रूड ऑयल को काला सोना भी कहा जाता है। दुनिया में सऊदी अरब, इराक, यूएई, कुवैत जैसे देश तेल उत्पादन कर रहे हैं और अमेरिका, भारत, जापान जैसे देश इसे पागलों की तरह खपा रहे हैं। इसी खरीद फरोख्त से बनता है एक बड़ा ग्लोबल ऑयल मार्केट। अब देखिए, इस तेल को खरीदने के लिए भारत को डॉलर्स खर्चने पड़ते हैं। इनफैक्ट ज्यादातर देशों को सिर्फ डॉलर में ही कच्चा तेल खरीदना पड़ता है, और इसी खेल को कहते हैं पेट्रो डॉलर। पर इस बाजार में डॉलर की एंट्री कैसे हुई, ये कभी सोचा आपने? ये इंटरेस्टिंग कहानी शुरू होती है दूसरे विश्व युद्ध से। जब दुनिया तबाह हो रही थी, अमेरिका ठाठ से खड़ा था। 22 जुलाई 1944 की तारीख थी। अमेरिका के न्यू हैम्पशायर में ब्रिटेन वुड्स नाम की जगह थी। होटल माउंट वॉशिंगटन में 44 देशों के प्रतिनिधि जुटे और तय हुआ कि भाई डॉलर ही फाइनेंस की दुनिया का बॉस होगा, यानी अमेरिकी डॉलर ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम का सेंटर बनेगा, क्योंकि उसके पास उस वक्त दुनिया में सबसे ज्यादा सोना था। तो अंकल सैम ने सीना चौड़ा करते हुए बड़ी शान से कहा कि मेरा डॉलर सोने जैसा खरा है, जब चाहो डॉलर देकर सोना ले जाओ। सब मान गए, लेकिन सोने से करेंसी बहुत दिनों तक बंधी नहीं रही, क्योंकि देश अक्सर अपनी कैपेसिटी से ज्यादा पैसा छाप देते हैं। ऐसा तब भी हुआ। 1961 तक ब्रिटेन वुड्स सिस्टम कमजोर पड़ने लगा। इसे बचाने के लिए अमेरिका और यूरोप के 15 सेंट्रल बैंकों ने मिलकर लंदन गोल्ड पूल बनाया। इसका मकसद था अपना सोना एक साथ दिखाकर यह जताना कि उनके पास दुनिया में सबसे ज्यादा सोना है। वो मिलकर तय समय पर मार्केट में सोना डालते ताकि कीमतों को कंट्रोल किया जा सके और अचानक आए स्पाइक को रोका जा सके। ये सिस्टम तकरीबन 6 साल चला, लेकिन यह भी टिका नहीं। जब लंदन गोल्ड पूल खत्म हुआ तो बस 9 सालों में सोने की कीमत $35 से बढ़कर $850 तक पहुंच गई। बीतते वक्त के साथ धीरे धीरे अमेरिका के मन में यह डर बैठने लगा कि अगर सबने एक साथ कभी सोना मांग लिया तो हम तो भाई साहब कंगाल ही हो जाएंगे। यही एंट्री होती है प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन की। 15 अगस्त 1971 को उन्होंने एक ऐसा दांव खेला जिसे हिस्ट्री में निक्सन शॉक कहा जाता है। उन्होंने प्रेसिडेंशियल एग्जीक्यूटिव ऑर्डर 11615 निकाला और कहा, आज से डॉलर का सोने से कोई रिश्ता नहीं, डॉलर अब मुक्त है। I have directed the Secretary of the Treasury to take the action necessary to defend the dollar against the speculators. I have directed Secretary Connally to suspend temporarily the convertibility of the dollar into gold or other reserve assets, except in amounts and conditions determined to be in the interest of monetary stability and in the best interest of the United States. प्रेसिडेंट निक्सन के इस ऐलान को थोड़ा ठहर कर समझते हैं। नोट छापने का पुराना तरीका यह था कि उतने ही छपेंगे जितना सोना सरकार के पास रखा है। यानी अगर आपके पास $1 है तो आप बैंक जाकर $1 का सोना मांग सकते थे। निक्सन ने क्या किया? निक्सन ने बना दी फिएट करेंसी, यानी कि अब डॉलर की वैल्यू इसलिए नहीं है कि उसे बैंक में जाकर आप उसकी कीमत के बराबर सोना निकाल लेंगे, बल्कि इसलिए है क्योंकि सरकार ने इसे छापा है, अथॉरिटी है उसकी। अगर सरकार कल कह दे कि ये कागज आज से बेकार हो जाएगा
तो बस उसकी वैल्यू 0 हुआ था ऐसा नोटबंदी में। तो अब आप समझे होंगे करेंसी की आत्मा अब गोल्ड नहीं रहा था, सरकार के प्रति आस्था और विश्वास बन गया। सवाल यह है कि बिना सोने के बैकअप वाले डॉलर की वैल्यू अमेरिकी सरकार ने कैसे बनाए रखी, और यहीं से शुरू होती है पेट्रो डॉलर की असली कहानी। 1973 तक सब ठीक ठाक था, मगर फिर छिड़ी एक जंग, वही जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, यौम किपुर। अमेरिका इसमें इजराइल का साथ दे रहा था और नाराज अरब देशों ने इजराइल के दोस्तों को तेल बेचने से मना कर दिया। यूरोप और अमेरिका में तो हाहाकार मच गया, डॉलर लड़खड़ाने लगा। ऐसे में निक्सन और किसिंजर की खोपड़ी में टेंशन उठी कि एक तो तेल की सप्लाई ठीक करनी है हमें, और दूसरा ये कि डॉलर का प्रभुत्व बनाए रखना है। इसका इलाज निकाला गया, पेट्रोल और डॉलर को जोड़ दिया जाए। और यहीं से शुरू हुआ एक ऐतिहासिक डील का जन्म, यूनाइटेड स्टेट्स सऊदी अरेबियन जॉइंट कमीशन ऑन इकोनॉमिक कोऑपरेशन। अमेरिका से विदेश मंत्री किसिंजर सऊदी अरब के किंग फैजल के पास गए और ऑफर रखा कि आप अपना सारा तेल सिर्फ डॉलर में बेचिए, बदले में हम आपको वर्ल्ड क्लास हथियार और मिलिट्री प्रोटेक्शन देंगे। अमेरिका से नाराज सऊदी अरब थोड़ा सोच में पड़ गया। थोड़े दिन पहले तो रिपोर्ट्स आ रही थी कि अमेरिका तेल की कमी के चलते अरब पर हमला कर सकता है, और अब वही अमेरिका सुरक्षा देने को तैयार था। ऑफर बुरा नहीं था, सऊदी मान गया। खरबूजे को देखकर खरबूजे ने रंग बदला, बाकी देश भी डॉलर वाली बात मान गए। तो डिसाइड हो गया, दुनिया भर में किसी को तेल खरीदना है तो डॉलर में खरीदे, और यहीं से पैदा हुआ पेट्रो डॉलर नाम का अनऑफिशियल टर्म। उधर मौज सऊदी अरब की भी आ गई। रॉबर्ट लेसी की किताब है द किंगडम, उसमें कई ऐसे किस्से हैं जिनसे पता चलता है कि रातों रात रियाद में इतना डॉलर पहुंचा कि सऊदी राजघराना समझ ही नहीं पाया कि इसे खर्चे कहां। किताब में जिक्र है कि कैसे सऊदी राजकुमारों के शौक इतने बढ़ गए कि वो यूरोप से ताजी सब्जियां, फल, यहां तक कि फ्रेंच चीज और डेलिकेसीज मंगवाने के लिए चार्टर्ड प्लेन्स का यूज करने लगे। वैसे आपको बताऊं, जब अमेरिका और सऊदी की डील हो रही थी तब सऊदी राज परिवार को यह डर था कि हम सारे डॉलर्स अगर अमेरिका में जमा कराएंगे तो ये हो सकता है ना कि कभी वो हमारी सारी दौलत को फ्रीज कर ले। तो उसका सॉल्यूशन भी अमेरिका नहीं दिया। 1974 के जुलाई में एक गुप्त मिशन को अंजाम दिया गया। अमेरिकी ट्रेजरी सचिव विलियम साइमन को राष्ट्रपति निक्सन ने सऊदी अरब भेजा। मिशन इतना सीक्रेट था कि अमेरिकी विदेश मंत्रालय के कई ऑफिसर्स को भी नहीं पता था कि वहां क्या पक रहा है। इस मीटिंग में साइमन ने सऊदी शाह को स्पेशल ऑफर दिया। सऊदी अरब को अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड खरीदने की अनुमति दी गई, लेकिन एक सीक्रेट विंडो के जरिए, ताकि दुनिया को पता ना चले कि सऊदी अरब के पास अमेरिका का कितना कर्ज है। और ये राज दशकों तक राज बना रहा। अब देखिए, दुनिया के हर देश को तेल चाहिए, तेल खरीदने के लिए सिर्फ डॉलर चाहिए, तो नतीजा जापान हो या इंडिया, सबको अपनी तिजोरी में डॉलर भरने पड़ते हैं ताकि वो तेल खरीद सकें। इसका सीधा फायदा मिलता है अमेरिका को। इससे डॉलर की डिमांड कभी कम नहीं होती, उसे सस्ते में लोन मिल जाता है और वो जिसे चाहे इकोनॉमिक सैंक्शन की धमकी देकर लाइन पर भी ले आता है। सीधे शब्दों में कहें तो पेट्रो डॉलर वो रस्सी है जिससे अमेरिका ने पूरी ग्लोबल इकोनॉमी को अपने खूंटे से बांध रखा है। अब आप सोच रहे होंगे कि तेल बेचकर जो अरबों डॉलर सऊदी या बाकी ऑयल रिच नेशन कमाते हैं उसका क्या हो रहा है। ये देश पैसा तिजोरी में बंद नहीं करते, बल्कि इसे वापस अमेरिका में इन्वेस्ट करते हैं। इसे कहते हैं पेट्रो डॉलर रिसाइकलिंग, यानी कि दुनिया तेल के लिए डॉलर खरीदती है, तेल वाले देश वो डॉलर अमेरिका में वापस इन्वेस्ट कर देते हैं और डॉलर इस तरह हमेशा किंग बना रहता है। आजकल रूस, चीन और यहां तक कि भारत भी कोशिश कर रहे हैं कि तेल का धंधा अपनी करेंसी यानी युआन या रुपये में करें। ब्रिक्स पर तो आरोप भी है कि वो पेट्रो डॉलर की डोमिनेंस तोड़ना चाहते हैं, और इससे भड़ककर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बयान भी दिया था। How about BRICS? You know, the BRICS states are like 6 of them, and they were trying to destroy our dollar. They were going to say, you know, they wanted to create a new currency. They probably wanted to use the yuan. China, they wanted to use the yuan. And Biden said, well, this is a tough situation. There's not much we can do about that. We can't help that. I said, oh, we can help it. So when I came in, the first thing I said is any BRICS state that even mentions the destruction of the dollar will be charged a 150% tariff. जब सभी चाहते हैं कि पेट्रो डॉलर की गुंडागर्दी खत्म हो, तो फिर अब तक ऐसा हुआ क्यों नहीं? जिन देशों को अमेरिका फूटी आंख नहीं सुहाता, वो भी डॉलर क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं?
इसे समझने के लिए इकोनॉमिस्ट बनने की कोई जरूरत नहीं है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे व्हाट्सएप ग्रुप छोड़कर किसी नए ऐप पर जाना। आप तो चले जाएंगे, पर आपके सारे दोस्त अभी भी पुराने ऐप पर हैं। मान लीजिए कोई देश अचानक से करेंसी बदल भी ले तो उससे बहुत सी चीजें एक साथ इफेक्ट होती हैं। सिर्फ पेमेंट सिस्टम ही नहीं बदलता है, कॉन्ट्रैक्ट, बीमा, एक्सचेंज रेट और सामानों की कीमत सब कुछ बदल जाती है। इसी के उलट डॉलर की सबसे बड़ी ताकत है उसकी लिक्विडिटी, यानी बहुत बड़ी रकम आसानी से ट्रांसफर की जा सकती है बिना करेंसी के वैल्यू गिराए, और सभी इसे स्वीकार भी करते हैं। साथ ही इसमें मजबूत लीगल प्रोटेक्शन भी है। हाँ, रूस और चीन अब धीरे धीरे युआन में डील बढ़ा रहे हैं, लेकिन ये बदलाव आपको भी पता है, हमें भी और अमेरिका को भी, कि रातों रात नहीं होगा। आज से पहले कई बार ये स्थिति उलटने की कोशिशें हुई हैं। साल 2000 में सद्दाम हुसैन ने घोषणा की जिससे वॉशिंगटन में हड़कंप मच गया। उन्होंने कहा कि डॉलर तो एक दुश्मन की मुद्रा है और इराक के ऑयल फॉर फूड कार्यक्रम का पैसा अब यूरो में लिया जाएगा। उस वक्त एक्सपर्ट्स ने सद्दाम का खूब मजाक उड़ाया क्योंकि यूरो डॉलर के मुकाबले कमजोर हो रहा था। सद्दाम को इससे आर्थिक नुकसान भी हुआ, लेकिन उन्होंने राजनीतिक संदेश देने के लिए इसे जारी रखा। 3 साल बाद अमेरिका ने इराक पर हमला कर दिया तो कब्जे के कुछ ही हफ्तों के भीतर इराक के तेल खातों को वापस डॉलर में बदल दिया गया। लोग आज भी बहस करते हैं कि क्या इराक युद्ध का असली कारण परमाणु या जैविक हथियार नहीं थे, बल्कि यूरो में तेल को बेचना था। ऐसा ही लीबिया के मुअम्मर गद्दाफी के साथ हुआ। वो अफ्रीका के लीडर बनना चाहते थे। 2000 के दशक के अंत में गद्दाफी ने एक क्रांतिकारी विचार पेश किया। उन्होंने कहा कि अफ्रीका और अरब देशों को अपना तेल डॉलर में बेचना अब बंद कर देना चाहिए। उन्होंने एक नई मुद्रा का प्रस्ताव दिया, गोल्ड दिनार, ऐसी करेंसी जो सीधे सोने से जुड़ी होती, गोल्ड से। गद्दाफी चाहते थे कि अफ्रीका का सारा संसाधन यानी तेल और सोना सिर्फ गोल्ड दिनार में बिके। अगर ऐसा होता तो अमेरिकी डॉलर की वैल्यू रातों रात गिर जाती। गद्दाफी सिर्फ बात नहीं कर रहे थे, उनके पास लीबिया के बैंक्स में करीब 143 टन सोना जमा भी था। अगर अफ्रीका के देश गद्दाफी के साथ आ जाते तो अमेरिका का पेट्रो डॉलर सिस्टम ढह जाता। फ्रांस ले तो और बुरा होता क्योंकि उनकी अफ्रीका पर आर्थिक पकड़ ही खत्म हो जाती। 2011 में जब लीबिया में गद्दाफी के खिलाफ विद्रोह हुआ तो अमेरिका और नेटो ने बहुत तेजी से दखल दिया। ऑफिशियली तो यही कहा गया कि लोकतंत्र बचा रहे हैं, लेकिन लीक हुई ईमेल्स और दस्तावेजों से कुछ और ही पता चला। 2016 में हिलरी क्लिंटन की कुछ ईमेल लीक हुई। 2 अप्रैल 2011 की एक ईमेल में साफ लिखा था कि फ्रांस के राष्ट्रपति सरकोजी गद्दाफी के गोल्ड दिनार प्लान से डरे हुए थे और इसीलिए वो लीबिया पर हमला करना चाहते थे। ईरान भी है जो दशकों से पेट्रो डॉलर से बाहर निकलने की कोशिशें कर रहा है। 2008 में ईरान ने अपना खुद का ऑयल एक्सचेंज शुरू भी किया था, जहां तेल का व्यापार यूरो और बाकी मुद्राओं में करने का प्रस्ताव था। अमेरिका ने ईरान पर सबसे कड़े सैंक्शंस लगा दिए थे, जिससे उनकी बैंकिंग प्रणाली ग्लोबल मार्केट से कट गई थी। बाकी आज जो हो रहा है वो तो आपके सामने है ही। तो उम्मीद है आपको संदर्भ के इस अंक से समझने में मदद मिली होगी कि पेट्रोल और डॉलर का गठजोड़ कैसे दुनिया में अमेरिका का दबदबा बनाए रखता है। अमेरिकन दबदबे की वजह और भी हैं, कुछ आपके जहन में भी आई होंगी। वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, हम पढ़ेंगे। यदि किसी टॉपिक पर आप चाहते हैं कि संदर्भ लाया जाए तो वो भी बताइएगा। फिलहाल नितिन ठाकुर का नमस्कार।